हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का वो है कि ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। अनबॉर्न पर्सन मतलब जो व्यक्ति और जो पर्सन जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्या उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। अगर आपको सेक्शन 5 याद हो तो सेक्शन 5 क्या कहता है। सेक्शन 5 कहता है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर दो लिविंग पर्सन्स के बीच में ही हो सकता है। लेकिन अगर हमको एक ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर करना है जो लिविंग नहीं है, जिसका एग्जिस्टेंस आज की डेट में जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं तब नहीं है, तो क्या किया जाएगा। तो कैसे क्या ये पॉसिबल है। तो इसका आप एक इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। हम एक लिविंग पर्सन, व्हाई ए लिविंग पर्सन वुड लाइक टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू ए नॉन लिविंग पर्सन, या जिसका एग्जिस्टेंस अभी नहीं है, नॉन, जिसका बॉन्ड नहीं हुआ है। देखिए, मान लीजिए कि एक ग्रैंडफादर है। ये ग्रैंडफादर अपने मीन्स अपना जो फादर हो गया और एक ही सन है। और अगर इसको लेट्स से कि अगर इस पर्सन के रेफरेंस में देखें तो इस पर्सन के लिए एक पर्सन है, उसका कोई सन है। अब वो ये प्रॉपर्टी, ये अब इसके पास एक प्रॉपर्टी है पर ये प्रॉपर्टी अपने सन को नहीं देना चाहता। डायरेक्टली नहीं देना मतलब वो ये नहीं चाहता, क्योंकि देयर में बी रीजन कि उसका सन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है। उसको लगता है कि उसको प्रॉपर्टी दे देंगे तो शायद वो प्रॉपर्टी मिसयूज हो जाएगी, प्रॉपर्टी को वो खत्म कर देगा। इस टाइप की उसकी एक फीलिंग है। तो वो क्या करना चाहता है कि वो चाहता है कि इसकी शादी हो और जब मेरा कोई ग्रैंड सन होगा उसको प्रॉपर्टी मिल ले। ये ग्रैंडसन अभी एग्जिस्टेंस में आया नहीं है, अभी तो इस सन की शादी भी नहीं हुई है। तो अब ये कैसे ट्रांसफर कर सकता है। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए क्या रूल्स है और क्या ये ट्रांसफर की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो इसके लिए बात करता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 ऑफ टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हो उस टाइम अगर वो पर्सन एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो आप कोई भी बेनिफिट या इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो, सब्जेक्ट टू ए प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मीन्स अगर जो पर्सन है वो अपने ग्रैंड सन को, जो उनका ग्रैंड सन है जो कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, अगर उसको प्रॉपर्टी देनी है तो वह डायरेक्टली नहीं दे सकता है, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है, एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट किसी और पर्सन के लिए। लेट्स से पर्सन ए कोई भी हो सकता है, उसका बेटा भी हो सकता है, उसकी डॉटर इन लॉ भी हो सकती है। मतलब एनी पर्सन, उसके लिए वो एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। और जब वो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तब वो प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी, ग्रांडसन को। डायरेक्टली नहीं कर सकता, उसको थ्रू एनी प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये पहली कंडीशन है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि इफ ए प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू ए अनबॉर्न पर्सन, देन ए प्रायर लाइफ इंटरेस्ट मस्ट बी क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। सेकंड है कि आपको जो इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है ना, वो होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट, होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट मतलब ये जो पर्सन है इसके जो भी इंटरेस्ट है उन प्रॉपर्टी में, वो सारे के सारे एब्सोल्यूट ट्रांसफर करने पड़ेंगे ग्रैंडसन को, द पर्सन हु इज अनबॉर्न। जो अनबॉर्न पर्सन है उसको आपको सारे अपने जितने भी आपके पास राइट्स हैं, एब्सोल्यूट राइट्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे और थ्रू प्रायर लाइफ इंटरेस्ट करने पड़ेंगे। प्रायर लाइफ इंटरेस्ट का मतलब किसी एक ऐसे पर्सन को जिसका एग्जिस्टेंस है एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, पहले आप उसको ट्रांसफर करोगे और उसकी लाइफ के बाद ये आपके जो ग्रैंडसन है उसको मिल जाएगा। सो
अगर सेक्शन 13 को हम एनालाइज करें तो सेक्शन 13 क्लियरली कहता है कि प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एन अनबॉर्न पर्सन। कैसे? डायरेक्टली। A property cannot be transferred directly to an unborn person. Unborn person मतलब ऐसा person who is not in existence even in the mother's womb, जो कि मदर की वोम के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसका अभी तक एग्जिस्टेंस आया नहीं है, उसको आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो ये दो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला कि एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट में? उस पर्सन के फेवर में करना पड़ेगा जो कि एट द डेट ऑफ ट्रांसफर एग्जिस्ट करता हो, और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मस्ट बी ट्रांसफर्ड। मतलब आप अनबॉर्न पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते। इस मीन्स आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे कि एक पर्सन ने बोला कि मेरे ये प्रॉपर्टी मेरे सन को मिलेगी, सन के बाद मेरे ग्रैंडसन को मिलेगी, जो कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, और उसकी लाइफ के बाद उसके ग्रैंडसन को मिलेगी। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये ग्रैंडसन है ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो आप इसके लिए प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। प्रायर लाइफ इंटरेस्ट केवल उसी पर्सन के अगेंस्ट में फेवर में किया जा सकता है जो कि एग्जिस्ट करता हो। सो इसके कुछ सेक्शन 13 के कुछ जो मेन पॉइंट्स है अगर वो देखें तो सबसे पहला है कि ए प्रायर इंटरेस्ट मस्ट बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ए लिविंग पर्सन। ठीक है, जो डेट ऑफ ट्रांसफर में जब वो लिविंग पर्सन है उसके अगेंस्ट में आपको प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, जो अनबॉर्न पर्सन है जिसके लिए आप ट्रांसफर कर रहे हो, वो मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस व्हेन द प्रायर इंटरेस्ट कम टू एन एंड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ, मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हो अपने ग्रैंडसन को। अब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, अब ग्रैंडसन को ट्रांसफर करने जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है उसको आप डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो आप कैसे करोगे? प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करोगे। अब प्रायर लाइफ इंटरेस्ट आप क्रिएट करोगे, मान लीजिए आपने सन का प्रायर लाइफ इंटरेस्ट कर दिया। अब मान लीजिए जब आपके सन की या जो भी मतलब पर्सन है जिसके लिए आपने प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, उसकी लाइफ के ड्यूरिंग हिज लाइफ जो जिसके अगेंस्ट में ट्रांसफर करना था उसका एग्जिस्टेंस हो जाना चाहिए। इसको और बेटर वे में समझने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं। देखिए, सेक्शन 13 बोलता है कि मान लीजिए एक पर्सन है, उसके पास प्रॉपर्टीज है, मतलब उसकी कई प्रॉपर्टीज हैं। लेट्स अज्यूम दैट उसके पास एक लैंड है। अब इस लैंड को वो अपने ट्रांसफर करना चाहता है। जब जिस दिन वो ट्रांसफर करना चाहता है उस दिन ए, बी, सी, ये 3 डिफरेंट पर्सन हैं, वो ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, ये तीनों जिंदा हैं, तीनों लिविंग पर्सन है। कब? जिस दिन वो ट्रांसफर कर रहा है। क्या ट्रांसफर कर रहा है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। तो उसने क्या बोला कि सबसे पहले ये प्रॉपर्टी मिलेगी ए को। कब तक? उसकी लाइफ, ड्यूरिंग हिज लाइफ। तो ये हो गया प्रायर लाइफ इंटरेस्ट। अच्छा, जब ए की डेथ हो जाएगी तो बी को मिलेगी, बी की डेथ हो जाएगी तो सी को मिलेगी। ऐसे आप कितना भी कर सकते हो कि सी की हो जाएगी तो डी को मिलेगी, ई को मिलेगी। क्यों कर सकते हो? क्योंकि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ये सारे के सारे जो भी लोगों की बात हो रही है वो सब लिविंग पर्सन है, वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब मान लीजिए पी अपनी एक प्रॉपर्टी सी के एक सन को देना चाहता है, सी एस को, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसने वो बोला कि पहले ए को मिलेगी, बी को मिलेगी, सी को मिलेगी, और सी के बाद सी एस को मिलेगी। अब ये आगे नहीं बोल सकता कि सी एस के बाद भी सी एस एस को मिलेगी, मतलब सी के सन को नहीं। क्यों? क्योंकि सी एस एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना होगा
कि प्रायर लाइफ इंटरेस्ट केवल उसी के अगेंस्ट में क्रिएट किया जा सकता है जो एग्जिस्ट करता है आज। अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, अनबॉर्न पर्सन है, तो उसके लिए आप प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब जो प्रॉपर्टी है वो सीएस को मिल जाएगी। अब आप आगे नहीं बता सकते कि सीएस को देगा या नहीं देगा। खत्म। यहां पे आपकी प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर करने का जो आपका राइट है वो खत्म हो गया। लिविंग पर्सन में आप कितने लोगों को भी ट्रांसफर कर सकते हो, पर अनबॉर्न पर्सन में केवल एक को कर सकते हो, और वो भी एब्सोल्युटली उसको ही। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायर लाइफ इंटरेस्ट may be created n number of persons, but all those persons must be living at the time of means transfer of property। और अगर आप अनबॉर्न पर्सन को करोगे लास्ट में, मत वो लास्ट है, अब उसके बाद और किसी अनबॉर्न पर्सन को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो यही पॉइंट इसमें बताए गए हैं कि प्रॉपर्टी में भी जो भी है कि अल्टीमेटली अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगी। और ये जो कि पर अनबॉर्न पर्सन उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए लास्ट पर्सन के। अगर वो नहीं आता है तो प्रॉपर्टी का क्या होगा? क्या होगा प्रॉपर्टी का? मान लीजिए ए है, इसने एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया बी को कि ये मेरी प्रॉपर्टी बी को मिलेगी, और बी के बाद ये प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। अब क्या हुआ कि बी की डेथ हो गई, और जब बी की डेथ हुई तब तक सी का बॉर्न नहीं हुआ था, इवन नॉट इन द मदर्स वोम। मतलब माँ की कोख में भी वो नहीं आया था, ना उसका एग्जिस्टेंस था, ना नोर ही वाज बोर्न, नाइदर ही वाज बोर्न और नोर ही वाज इन द बॉम इन द इन मदर्स बॉम। तो क्या हुआ? अब क्या होगा? इसका मतलब ये इंटरेस्ट अब ये ट्रांसफर क्या हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो ये प्रॉपर्टी वापिस किसको चली जाएगी? ए को, बी को नहीं जाएगी। ये प्रॉपर्टी वापिस ए को चली जाएगी। अच्छा, ए की अगर डेथ हो गई तो ए के लीगल हेयर्स को चली जाएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? अगर ए ने एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है बी को, और बी के बाद वो मिलना चाहिए था सी को, जो इसका की जो अभी नॉट बॉर्न है, अनबॉर्न पर्सन है, तो बी को क्या हुआ है? प्रायर लाइफ इंटरेस्ट है, बी के पास केवल डेथ तक रहेगी उसकी, जब तक लाइफ है। उसकी जैसे डेथ होगी ये प्रॉपर्टी अब बी की नहीं रहेगी, या तो सी के पास जाएगी अगर सी का एग्जिस्टेंस आ गया है तो। और अगर सी एग्जिस्ट नहीं करता है, जब तक बी की डेथ हुई थी सी का जन्म नहीं हुआ, तो ये प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? ए को चली जाएगी। और अगर ए की भी डेथ हो चुकी है तो उसके लीगल हेयर्स को चली जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं हम रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। सेक्शन 13 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है सेक्शन 14, जो कि कहता है कि आप किसी प्रॉपर्टी को इनफाइनाइट पीरियड तक एलिनेट करने से नहीं रोक सकते हैं। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? परपेचुइटी का मतलब होता है नेवर एंडिंग पीरियड, कि जो एक ऐसी चीज जो कभी खत्म ही नहीं होगी। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए बांधना चाहते हैं, यू वांट टू बाइंड दी प्रॉपर्टी, कि इसके बाद इसके बाद ऐसे चलती जाए प्रॉपर्टी। मान लीजिए जैसे आप कहना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी ए, कोई पर्सन है वो बोल रहा है, एक पर्सन है ए, लेट्स लेट्स से ए पर्सन है ए, ये अपनी प्रॉपर्टी देता है बी को फॉर लाइफ। फिर बोलता है कि बी के बाद ये सी को जाएगी, सी के बाद डी को जाएगी, डी के बाद ई को जाएगी। तो ये कब तक ऐसा कर सकता है? अगर वो लिविंग पर्सन है, लिविंग पर्सन मतलब जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन अगर वो लिविंग है सारे, तो वो इनफाइनाइट कितने भी लोगों को आप ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर आपको पता होगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इट इज ये कि एक जो पर्सन ए है उसकी लाइफ के ड्यूरिंग ड्यूरिंग हिज लाइफ, जिस दिन वो ट्रांसफर कर रहा है
उस टाइम कितने लोग होंगे जो उसके जिनको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा और जो एग्जिस्ट करेंगे। मान लीजिए कि बी भी एग्जिस्ट करता है, सी भी एग्जिस्ट करता है, डी भी एग्जिस्ट करता है, ई भी एग्जिस्ट करता है। ये सब क्या होंगे अल्टीमेटली, क्या होगा कि इन ये जो है इनकी प्रॉपर्टी इनके पास जाएगी, लेकिन इनकी डेथ के बाद ये बोलता है कि एफ को जाएगी। एफ कौन है? अनबोर्न पर्सन, जिसका भी बर्थ ही नहीं हुआ है। एफ के बाद ये जी को जाएगी, जी के बाद एच को जाएगी, एच के बाद आई को जाएगी। तो ये नहीं हो सकता, इस पे रेस्ट्रिक्शन। आप जितने भी लोग लिविंग है उनको तो कितनों को भी दे दो, लेकिन अनबॉर्न केवल आप एक को ही दे सकते हो। जैसे किसी अनबॉर्न पर्सन को आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, आपका खेल खत्म। नाउ प्रॉपर्टी ट्रांसफर फर्दर ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब वो प्रॉपर्टी एफ के पास आ गई है, अब आप उसको बाइंड नहीं कर सकते। नाउ द एफ विल डिसाइड कि उसको क्या करना है इस प्रॉपर्टी। ये रूल क्यों बनाया गया? ये रूल बनाया गया पब्लिक पॉलिसी को ध्यान में। ऐसा नहीं हो कि एक पर्सन उस प्रॉपर्टी को इनफाइनाइट परपेचुअली उसको बाइंड कर दे। तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि अगर देखो वो बाइंड कर देगा प्रॉपर्टी को तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो गवर्नमेंट है उसको रिवेन्यू का लॉस होगा, क्योंकि जब ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का तो रिवेन्यू जनरेट होता है। ऐसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है। दूसरा, प्रॉपर्टी का फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, प्रॉपर्टी एक से दूसरे के पास जानी चाहिए, तभी तो ट्रेड डेवलप होगा, मार्केट डेवलप होगा। सो to keep this thing in mind, rule against perpetuity was introduced by the section 14. सेक्शन 14 यही बोलता है कि अगर हमने 13 में जैसे पढ़ा था कि when there is a transfer of property in favor of an unborn person, तो ये जो इसका शुड टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन। मतलब एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और जिसको जो अनबोर्न पर्सन है मींस द अल्टीमेट बेनिफिशियरी मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द डेथ ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग लाइफ इंटरेस्ट। जो लास्ट पर्सन है उसकी डेथ होने से पहले वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी का बर्थ हो जाना चाहिए। इसका मतलब इट मीन्स कि आप कब तक किसी प्रॉपर्टी को बाइंड कर सकते हो, कब तक उसको एलिनेट होने से रोक सकते हो। आप रोक सकते हो जो आपके जो पर्सन्स हैं उनकी लाइफ प्लस प्लस द माइनॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी पीरियड ऑफ अनबोर्न पर्सन। मान लीजिए, इसको आपको एक एग्जांपल से समझा। मान लीजिए ए एक पर्सन है, वो अपनी प्रॉपर्टी 1950 के अंदर उसने ट्रांसफर किया कि ये पहले बी को मिलेगी, बी के बाद सी को मिलेगी, सी के बाद डी को मिलेगी, और डी के बाद ये ई को चली जाएगी जो कि एक अनबोर्न पर्सन है। इसके आगे तो वो दे ही नहीं सकता। अनबोर्न पर्सन में तो किसी एक को ही ट्रांसफर कर सकता है वो। ये हो गया। अब क्या हुआ, 1960 के अंदर बी की डेथ हो गई। ओके, तो किसको प्रॉपर्टी चली गई? सी को। 1965 में सी की भी डेथ हो गई। अब ये प्रॉपर्टी किसके पास चली गई? डी के पास। डी की डेथ हुई 1980 में। तो जब ये 1980 में जब डी की डेथ हुई, तब ई का जन्म हो जाना चाहिए। ई मस्ट have come into existence at the time of death of the person, जो लास्ट पर्सन है जिसका प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, उसके टाइम पीरियड में ई का एग्जिस्टेंस होना जाना चाहिए। अगर ई का बर्थ नहीं हुआ है 1980 तक, तो क्या होगा? तो ई को प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, ये प्रॉपर्टी वापस ए को चली जाएगी। और ए, अगर ए की भी डेथ हो चुकी है 1980 से पहले, तो ये प्रॉपर्टी ए के लीगल हेयर को चली। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 13 में। तो सेक्शन 14 यही बोलता है कि मैक्सिमम आप कब तक इसको प्रॉपर्टी को रोक सकते हो। आप रोक सकते हो जो लास्ट पर्सन है उसकी लाइफ तक, प्लस प्लस माइनॉरिटी पीरियड ऑफ अनबोर्न पर्सन। ये जो अनबोर्न पर्सन है उसकी माइनॉरिटी कब तक है। मान लीजिए कि इस एग्जांपल में
क्या हुआ इस एग्जांपल में, ये हुआ कि जो डी है, जो सॉरी जो ई है, ई ई का बर्थ हुआ है 1975। इसका मतलब क्या एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ डी ई एग्जिस्टेंस में आ गया था? यस, आ गया था। अब एट द टाइम ऑफ 1980 जब डी की डेथ हुई तब ई कितने साल का है? 5 इयर्स। तो आप इसको प्रॉपर्टी अभी दोगे? नहीं, आप चाहो तो इस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हो कि इसको प्रॉपर्टी कब मिलेगी? कब मिलेगी? जब ये 18 साल का हो जाएगा। मीन्स अभी वो 5 साल का है प्लस 13 इयर्स उसको और वेट करना पड़ेगा, तो 1993। तो ए ने इस प्रॉपर्टी को कब तक बाइंड कर दिया? 1993 तक। 1993 तक अगर ई की डेथ हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी वापस ए को आ जाएगी, और 93 के बाद ये प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी? ई को। तो मैक्सिमम पीरियड आप अपनी प्रॉपर्टी को कब तक बाइंड करके रख सकते हो? आप कर सकते हो लास्ट प्रायर इंटरेस्ट जिसका क्रिएट हुआ है उसकी उसकी लाइफ प्लस 18 इयर्स। अच्छा, कई बार ये होता है कि 1980 में ई का बर्थ तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ? ई का ई का एग्जिस्टेंस मदर की वॉर्म के अंदर आ गया है। उसने अपनी माँ की गर्भ में एक तरह से एग्जिस्टेंस हो गया उसका। तो हम जो गेस्टेशन पीरियड है, जो मतलब आपका 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है, उसको भी काउंट कर लेंगे प्लस 18। इतना मैक्सिमम है। मीन्स लाइफ इसकी प्रायर लाइफ इंटरेस्ट, जो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट हुआ था उसकी लाइफ, जो जितने भी लोग हैं उन सबकी लाइफ प्लस गेस्टेशन पीरियड, मतलब जो कि 9 मंथ का हो सकता है मैक्सिमम, प्लस माइनॉरिटी जो कि मैक्सिमम 18 इयर्स की हो सकती है। इतने टाइम तक ही आप प्रॉपर्टी को बाइंड करके रख सकते हो, इसके बाद आप बाइंड नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि ये अनबॉर्न जो पर्सन है इसको प्रॉपर्टी कब मिलेगी? जब ये 25 साल का हो जाएगा। नहीं, मैक्सिमम 18 इयर्स के अंदर अंदर उसको प्रॉपर्टी चली जानी चाहिए। सो यही इस पूरी स्लाइड में हमने यही समझाने का कोशिश किया है कि मैक्सिमम आपका जो गेस्टेशन पीरियड प्लस माइनॉरिटी पीरियड प्लस लाइफ ऑफ द पर्सन, इससे ज्यादा आप किसी भी प्रॉपर्टी को बाइंड नहीं कर सकते, और यही रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो पहला एक्सेप्शन है सेक्शन 17। इसको हम सेक्शन 17 के अंदर पढ़ेंगे कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उसकी इनकम से कोई डेट है आपका, उसका पेमेंट होता है, तो उसके लिए ये रूल, जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है, वो नहीं लगेगा। ये सेक्शन 17 इसका एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 18 कहता है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को किसी चैरिटी के लिए देना चाहते हो, किसी ट्रस्ट को आप दे रहे हैं, इसलिए कि वो रिलीजन का एडवांसमेंट के लिए, नॉलेज के लिए, रिलीजन मतलब मंदिर बनाने के लिए, नॉलेज मतलब स्कूल बनाने के लिए, हेल्थ मतलब कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए, अगर आप किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें रूल अगेंस्ट परपेचुइटी नहीं लगेगा। सिमिलरली पर्सनल एग्रीमेंट्स में भी रूल अगेंस्ट परपेचुइटी नहीं लगता है, इट इज एक्सेप्शन। जैसे कोई मंदिर का पुजारी है, उसको ये दिया गया है कि ये आपको जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी आप ही इस मंदिर के पुजारी रहोगे, तो वो उसमें भी रूल अगेंस्ट परपेचुइटी नहीं लगेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 14। सेक्शन 15 और 16 बहुत सिंपल है और बहुत छोटे हैं, तो इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। सेक्शन 15 बोलता है कि अगर आप क्लास ऑफ पर्संस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो जो कि अनबॉर्न है, मीन्स मान लीजिए कि ए है, उसने बोला, ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की कि मेरी प्रॉपर्टी बी को जाएगी, और बी के बाद ये मेरे बी के बच्चों को जाएगी, मतलब बी के जो भी बच्चे होंगे, बी का सन या बी की डॉटर, है ना, जितने भी सन और डॉटर होंगे उनको जाएगी। लेकिन किसी रीजन के कारण मान लीजिए बी की कोई डॉटर हुई नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये ट्रांसफर फेल हो गया। किसके लिए? किसी एक पर्सन के लिए। ये इनको क्या बोलते हैं? क्लास ऑफ पर्संस। आउट ऑफ क्लास ऑफ पर्सन, वन पर्सन के लिए अगर फेल हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा ट्रांसफर फेल हो गया।
ये बाकी जो जिसके लिए अभी भी ट्रांसफर हो सकता है प्रॉपर्टी उसको चली जाएगी। पहले क्या होता था? पहले ये था कि अगर किसी एक का फेल हो गया तो वापस प्रॉपर्टी एक को चली जाएगी, मतलब पूरा का पूरा ट्रांसफर फेल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है। अभी क्या होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है तो जिसके लिए फेल हुआ है केवल उसके लिए इनवैलिड होगा, बाकी सबके लिए अभी भी वैलिड रहेगा। ट्रांसफर विल बी वैलिड फॉर अदर पर्सन। तो सेक्शन 16 कहता है कि अगर आपने प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है, वो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट वॉइड है, मतलब प्रायर लाइफ इंटरेस्ट ही नहीं हो सकता, तो फिर तो आपका सब्सिक्वेंटली जो अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफर कर रहे थे वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफर करने के लिए प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना जरूरी है। और अगर आपका प्रायर लाइफ इंटरेस्ट ही वर्ड है, वर्ड क्यों हो सकता है? बहुत सारे रीजन से वर्ड हो सकता है ना? तो कि मान लीजिए आपका जो ट्रांसफरर है वो कंपिटेंट नहीं है, आप ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हो जिसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इस तरीके से अगर वो वर्ड है तो क्या होगा? तो आपका जो अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफर कर रहे थे वो भी वर्ड हो जाएगा। तो आज हमारे इस वीडियो में हमने सेक्शन 13, 14 और 15 एंड 16 कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द 17 एंड 18। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जो हमारा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।